फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक थर्ड यूनिट, जिसके अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ पे और बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ भी अपने पास काम आएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी? ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, और अपचयन क्या होता है अपने पास? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। यानी कि सीधी सीधी बात है, ये समझ लो, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। अब इसके ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं? इसके ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं? मतलब जो खुद का तो क्या करे, अपचयन करे, और दूसरे का क्या करे, ऑक्सीकरण करे, यानी कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने में जोड़ ले, वो क्या कहलाते हैं? इसके ऑक्सीकारक गुण कहलाते हैं। ठीक है, मैंने बोला एक है तो दूसरे का उल्टा कर लेना, एक याद कर लेना अच्छी तरीके से, दूसरा मत करो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने क्या बोला? जो खुद का तो अपचयन करे, दूसरे का ऑक्सीकरण करे, यानी कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद में जोड़ ले, उसका ऑक्सीकारक गुण कहलाता है। ठीक है, अब अपन किसकी बात करते हैं? इसके अपचायक गुण की। ये क्या करता है? दूसरे का तो क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, खुद का तो क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है, और दूसरे का अपचयन कर लेता है, यानी कि खुद का इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी और को दे देता है। ये क्या कहलाएगा? इसका अपचायक गुण कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात थी भी नहीं वैसे, बस ये याद रखना है कि ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, अपचयन होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब अपन यहाँ पे जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के जो तत्व है उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी दर्शाते हैं वो। ठीक है, किसकी? ऑक्सीकरण अवस्था की। पी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, यहाँ इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो ये Np1 होता है, Np2, Np3, Np4, Np5, Np6। ये इनको चेक करने के बारे में मैंने बताया था, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे अपन तब। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो कैसे होती है। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो मोस्टली +3 होती है। जरूर नहीं है +3 और +1 भी हो सकती है। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एक बढ़ जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +4। अब जरूर नहीं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 ही हो, +2 भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या है? +4 होती है ऑक्सीकरण अवस्था। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5। अब ये जरूरी नहीं है कि +5 भी हो, यहाँ पे 1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये 2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। यहाँ पे जो मोस्ट जानने की बात ये है कि जो है पी ब्लॉक के तत्वों में हैलोजन समूह है ना, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और वो होती है +7। ठीक है, ये जरूरी है कि +7 ही दर्शाएगा, +1, +2, -3 कुछ भी दर्शा सकता है, +3 वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है पी ब्लॉक के तत्वों में? हैलोजन वर्ग के तत्व। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या पी ब्लॉक के तत्वों में जो अक्रिय गैसें हैं वो भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है या नहीं? नहीं, पी ब्लॉक के तत्वों में ये ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जीनॉन जो है वो +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो हैलोजन वर्ग है वो तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और जो अक्रिय गैसेस हैं उनके अंदर ओनली जीनोन ही ऐसा तत्व है जो +2, +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर श्रृंखलन गुण की। फर्स्ट टॉपिक तो हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, सेकंड है अपने पास श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण का मतलब क्या होता है, देखिएगा, एक कोई जैसे कि कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ता है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, ये जुड़कर ऐसे परमाणु जुड़कर जो एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं वो क्या कहलाता है, उनका श्रृंखलन गुण कहलाता है। और ये श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है, पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर पाया जाता है। अपन पढ़ते हैं कार्बन CH3 पर CH3 CH2 CH2 ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि ये क्या है, कार्बन है, कार्बन किस में आता है, पी ब्लॉक में आता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व है वो क्या दर्शाते हैं, श्रृंखलन का गुण दर्शाते हैं, उनके तत्वों में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पे एक चीज और है कि सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण कौन दर्शाता है, कार्बन दर्शाता है। इसको पढ़ने से पहले अपने पास दो कंडीशन होनी चाहिए कि श्रृंखलन गुण कब होगा, जब तो इसके दो गुण हैं, एक तो क्या है, एक तो बंध सामर्थ्य की बात करते हैं, बंध सामर्थ्य की बात करते हैं, यानी कि जो उनके अंदर बंध है वो बंध सामर्थ्य कितना ज्यादा है, उन बंधों के बीच की जो ऊर्जा का मान है ना वो कितना ज्यादा है, एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण सेकंड चीज जो है उस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो सहसंयोजकता कितनी है, क्या सहसंयोजकता, उसकी सहसंयोजकता कितनी है। देखिएगा, जब किसी परमाणु का बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा और उसकी सहसंयोजकता एक या एक से अधिक होगी तो उसमें श्रृंखलन का गुण अधिक पाया जाता है। और ऐसे तो औरों में भी पाया जाता है श्रृंखलन का गुण पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर ही, लेकिन उनमें कम पाया जाता है अगर उनकी सहसंयोजकता एक या एक से कम है तो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो श्रृंखलन का गुण होता है ना वो किस में पाया जाता है, कार्बन के अंदर पाया जाता है। कार्बन की श्रृंखलन गुण कितना होता है, 348 किलो जूल मोल पर मोल इनवर्स होता है, यानी कि, और ये तो होता है इनके अंदर, ठीक है, ये तो ऊर्जा का मान हो गया। अपन की बात कर रहे हैं कि बंध सामर्थ्य भी ज्यादा होता है कार्बन का, और कार्बन की सहसंयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है। सबको पता है ये चीज, तो क्या बोला मैंने कि कार्बन के अंदर बंध सामर्थ्य भी ज्यादा है और इसकी सहसंयोजकता भी कितनी है, 4 है। ठीक है, इसलिए कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और कार्बन के बाद जिसमें श्रृंखलन का गुण ज्यादा पाया जाता है वो होता है कौन, सिलिकॉन। ऐसे तो फास्फोरस में, इनमें भी क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं जिनमें ज्यादा होता है। तो पहले किस में होता है, कार्बन में होता है, सिलिकॉन के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। एक बात यहाँ पे और है कि ये जो है ना, अपन को श्रृंखलन गुण पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे एक श्रृंखला बन जाती है, उसके लिए तो अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी पड़ी है। यानी कि अगर अपन को श्रृंखलन गुण के बारे में बात करें तो इसके लिए तो रसायन में एक अलग से शाखा है, वो क्या है, रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन जिसे बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ इसकी किसकी बात हो गई, इसके श्रृंखलन की गुण। क्या है श्रृंखलन गुण, कि पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके मतलब जो ऑक्सीकरण श्रृंखलन का गुण होता है, इसके अंदर एक गुण और होता है कि ये एक तत्व होता है ना, मतलब एक वर्ग के तत्व दूसरे वर्ग के तत्वों से क्या रखता है, समानता रखता है। क्या बोला मैंने, जैसे कि मान लीजिए एस ब्लॉक का कोई तत्व है, जैसे कि बेरिलियम है ना, उसके गुण किससे मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम से मिल जाते हैं, जबकि ये तो पी ब्लॉक का तत्व है, मिल जाते हैं। क्या बोला मैंने कि बेरिलियम के जो गुण है ना वो एल्यूमिनियम से मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, इनका जो होता है ना आकार, वो क्या होता है, समान होता है, तो इनके गुण भी बहुत सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक वर्ग के तत्व
क्या होते हैं, इस वर्ग के जो तत्व है ना वो इससे समानता नहीं दर्शाएंगे, जबकि इससे बगल वाले जो तत्व होंगे ना उससे समानता दर्शाते हैं। ठीक है, इस वर्ग के तत्व इसके तत्वों से समानता नहीं दर्शाएंगे, जबकि दूसरे वर्ग के तत्वों से समानता अपन समझते हैं विकर्ण संबंध से। क्या बोला मैंने, अपन समझते हैं इसको विकर्ण संबंध से। यहाँ तक बात समझ में आ रही। विकर्ण संबंध क्या हुआ, विकर्ण संबंध ये हो गया कि इस वर्ग के तत्व के इससे नहीं मिलेंगे जबकि दूसरे से मिल जाएंगे। ये अपन को किससे समझना है, विकर्ण संबंध से समझना है। ठीक है, अब अपनी बात आती है कि फोर्थ बात अपने पास क्या आती है कि जो पी ब्लॉक के तत्व है उसके अंदर जो हाइड्राइड और हैलाइडो की अपन बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हाइड्राइडो की और हैलाइडो की। हाइड्राइडो व हैलाइडो। हाइड्राइड जैसे कि मान लीजिए BH3 है और हैलाइड मान लीजिए BH3 है, तो इसमें से सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, इसमें स्थायी ये होगा। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो हैलाइड है वो क्या होते हैं, स्थायी ज्यादा होते हैं, हैलाइड बनते हैं, जबकि हाइड्राइड बहुत कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होता है। अब देखिएगा इसका सेंट्रल एटम क्या है, B है। ठीक है, बोरोन इसका सेंट्रल एटम है। अगर अपन इसका संकरण निकालते हैं तो ये हो जाता है 2p2 होता है इसका संकरण। तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी है तो यानी कि ये कभी भी B2H6 में चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हैलाइड बनते तो है, सॉरी हाइड्राइड बनते तो है, लेकिन हैलाइड ज्यादा स्थायी होते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर। ये क्या होता है, BH3 है, ये अधिक स्थायी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मतलब ये एक तत्व से बना लेगा, X की जगह आप Cl ले लो, Br ले लो, कुछ भी ले लो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, P कक्षा की होती है। P कक्षा की होती है जो क्या करती है, पाई बॉन्ड बनाती है। पाई बॉन्ड बना के वो क्या कर लेती है, संकरण। देखिए ऐसे इसके स्ट्रक्चर, ये P है, ये X है। ठीक है, ये इसमें आंशिक बंध है। तो ये क्या करती है, जो इसकी जो तत्व है ना वो क्या करती है, P कक्षा की जो खाली P कक्षा की होती है ना वो भरी हुई P कक्षकों से क्या कर लेती है, बंध बना लेती है, और बंध बना के क्या कर लेती है, पाई बॉन्ड का निर्माण कर लेती है। और ये क्या होती है, स्थायी होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हाइड्राइड और हैलाइडो में से यहाँ पे हैलाइड जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो स्थायी अधिक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली जो अपन बात करेंगे एस ब्लॉक की बात करेंगे। पी ब्लॉक के अपने टॉपिक खत्म है। अपन अगले लेक्चर में किसकी बात करेंगे, एस ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है।